धर्म ने शुद्धता के विचार पर अपने दावे को फिर से स्थापित कर दिया था, जैसा कि लुई दुरू का दावा है, बल्कि इसलिए कि बदलते युग के उत्पादन संबंधों के साथ हिंदू धर्म ने एक बार फिर से कदम मिला दिए। इस मायने में हिंदू धर्म एक बेहद लचीला धर्म है, और जैसा कि वेबर ने कहा था कि यह क्लासिकी अर्थों में धर्म है ही नहीं। हालांकि उनके विचार इसके पीछे दूसरे थे, जो मतलब समाजशास्त्री वो जो है कि डॉगमा डॉक्सा के बीच में फर्क करने वाला है, वो सही नहीं। हालांकि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि वेबर के अनुसार धर्म के लिए डॉगमा होना जरूरी है, मतलब कुछ सेट प्रिंसिपल जो एक पवित्र पुस्तक द्वारा निर्धारित होंगे, जिसका वो कम्युनिटी फॉलो करने के लिए बाध्य है, बाध्यताकारी नियम। अब हिंदू धर्म में इतने सेक्ट हैं कि वो आपस में बहुत लड़े हैं। तो शाक्त संप्रदायों और वैष्णव संप्रदायों के बीच के अंतर विरोध को धीरे खूनी संघर्ष हुआ है, मतलब तो हिंदू और उनके एकदम अलग है। वो मांसाहार को लेकर, निरामिष तामिष होने को लेकर एकदम उनका अलग अवधारणा है। हालांकि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि वेबर के अनुसार धर्म के लिए डॉगमा होना आवश्यक है, जबकि हिंदू धर्म में डॉक्सा, विभिन्न प्रकार की ओपिनियन प्रभावी है। अम्बेडकर का ये कहना एक मायने में ठीक था कि हिंदू धर्म का कोर मूल्य जाति व्यवस्था है। वास्तव में जाति व्यवस्था भी हिंदू धर्म के लचीलेपन को बढ़ाती है। जाति की विचारधारा ने हर एक युग में शासक वर्गों को एक महत्वपूर्ण उपकरण दिया है। यह एक ऐसी लचीली विचारधारा है जो हर एक युग में और विशेष तौर पर प्राक पूंजीवादी समाजों में शासक वर्ग, विशेष ये गौर करने वाली बात है कि विशेष तौर पर प्राक पूंजीवादी समाजों में शासक वर्गों को अपने शासन को और मजबूत करने का उपकरण देता है। यह शासक वर्गों के बर्बर और नंगे शोषण को धार्मिक वर्गीकरण देता है, जो कि कर्मकांडी अश्मीभूतिकरण का रूप से देता है। निश्चित तौर पर इसके कारण जाति और वर्ग के बीच एक अंतर मौजूद रहता है, लेकिन जब तक जाति की आर्थिक और राजनीतिक पंजिकाएं रजिस्टर मुख्य रूप से समाप्त नहीं हो जाती है, जैसा कि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के उदय के साथ हुआ है, तब तक समाज में जाति और वर्ग के बीच एक गहरी संगति मौजूद रहती है। और चूंकि पर्टिकुलरली वर्ग और जाति के कैटेगरी के बीच ये करेस्पॉन्डेंस मौजूद रहता है, इसलिए जाति के पूरे वर्णक्रम और वर्ग के पूरे वर्णक्रम के बीच में एक हमें कमोबेश अतिच्छादन की स्थिति मिलती है प्री कॉलोनियल पीरियड तक। लेकिन पर्टिकुलरली क्लास और कास्ट के बीच में अतिच्छादन की हम उस रूप में बात नहीं कर सकते। हमको करेस्पॉन्डेंस के सिद्धांत को यूज करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। कम से कम भारत का इतिहास इस बात की स्पष्ट गवाही देता है। जातिगत विचारधारा वर्ग की व्यवस्था से निश्चित अर्थों में स्वायत्त रहती है, और ऐसा उसके लिए जरूरी है अगर वह सही मायने में प्रभावी बने रहना चाहती है, क्योंकि ये करेस्पॉन्डेंस जरूरी है। जैसे अगर कास्ट की विचारधारा क्लास के साथ ओवरलैप करेगी तो उसका दैवीय ये जो चरित्र है वो खत्म हो जाएगा। रियलिटी के साथ अगर जो सामाजिक यथार्थ है उसके साथ अगर जाति की विचारधारा अपना पूर्ण अतिच्छादन कर देगी, तो जाति की विचारधारा एग्जैक्टली और प्रिसाइसली जिस वजह से समाज में प्रभावी होती है, दैवीय वैधिकरण, वो दैवीय वैधिकरण समाप्त हो जाएगा। दैवीय वैधिकरण में एक मैजिकल एलिमेंट होना चाहिए। वो अंतर अगर रियलिटी के साथ नहीं मौजूद होगा तो वो कास्ट सिस्टम जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कास्ट सिस्टम पूरे क्लास सिस्टम के साथ ओवरलैप करने लगे फुल्ली, तो या तो उसको जल्दी से अंतर दोबारा पैदा करके अपने रिलेटिव सापेक्षिक ऑटोनॉमी को बरकरार करना पड़ेगा, और या फिर उसे खत्म होना पड़ेगा। ये एक नेसेसरी आउटकम। अगर जातिगत विचारधारा वर्ग विभाजनों का प्रतिबिंबन करने लगी तो उसके साथ जुड़ी सारी दिव्यता और प्रभामंडल और जाता रहेगा। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जाति विचारधारा एक धार्मिक विचारधारा है, जो पेशागत वैवाहिक बंधनों और शुद्धता प्रदूषण के पैमाने पर पदानुक्रम को सही ठहराने के लिए धर्म से अपना प्राधिकार प्राप्त करती है। जाहिर तौर पर अगर हम इस बात को समझते हैं तो यह समझना आसान होगा कि जाति कभी भी वर्ग के साथ पूर्णतः अतिच्छादित नहीं हो सकती, उसमें करेस्पॉन्डेंस का संबंध ही हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस रूप में भी जाति विचारधारा अपने उद्भव से लेकर आज तक शासक वर्गों को अलग अलग रूपों में एक जबरदस्त औजार देती रही है। एक तरफ तो गरीब मेहनतकश आबादी को ढांचागत पराधीनता में रखती है, वहीं उन्हें आपस में भी कई जातियों में बांट देती है। लेकिन यह काम जाति विचारधारा अलग अलग उत्पादन पद्धतियों में अलग अलग तरीके से करती है। इसलिए हम हायरार्की के रिलेटिव ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कास्ट और क्लास की नहीं। जातिगत विचारधारा की यह उपयोगिता ही उसे दिल्ली सल्तनत और मुगल राज्य के शासकों के लिए भी सहनीय, टॉलरेबल बनाती थी, बल्कि कहना चाहिए कि वांछित, डिजायरेबल बनाती थी। इरफान हबीब ने दिखाया है कि मुस्लिम शासकों ने जाति व्यवस्था से छेड़छाड़ करना तो दूर,
उसके बारे में कभी दो बुरे शब्द नहीं कहे। एकमात्र मुस्लिम प्रेक्षक जिसने जाति व्यवस्था की हल्के स्वर में आलोचना की वह एक वैज्ञानिक था, एल्गोरिथम। लेकिन इस अपवाद को छोड़ दे तो मुस्लिम शासकों को कभी जातिगत दमन उत्पीड़न पर कोई आपत्ति नहीं। उल्टे सिंध की अरबी लोगों द्वारा विजय पर उनकी सेना के सेनापति ने जट आबादी, जो आज की यहाँ पंजाब की जो जट आबादी उस समय जब उस पर विजय पाई थी, जट आबादी के भयंकर जातिगत दमन का अनुमोदन किया था, जो मुस्लिम शासक जो जीता था। इस्लाम केवल मूर्ति पूजा और बहुदेववाद, आइडोलेट्री और पॉलिसीजम के लिए हिंदू धर्म की आलोचना करता है, लेकिन जाति व्यवस्था को तो स्वयं ही लालच से देखता है कि कारण उसके भीतर भी होती है। अगर कुरान में केवल स्वतंत्र मनुष्य और दास विभाजन की बात न की गई होती तो इस्लाम के धार्मिक गुरु और प्रशासक इसे अपने तरीके से अपनाने की कोशिश भी करते, क्योंकि फ्री मैन और स्लेव के अलावा कुरान में कोई भी डिफरेंशिएशन की बात नहीं की गई है। और व्यवहारता जाति व्यवस्था ने इस्लामिक समाज में प्रवेश कर ली है। जो दलित और निचली जाति के लोग इस्लाम धर्म में गए उन्हें कमीन कहा गया, जिसका अर्थ है निकृष्ट या निचला। इस सब का अर्थ यह नहीं है कि जाति विचारधारा में ऐसी कोई विषैली किंतु दिव्य शक्ति है जो कि नष्ट नहीं होती और हर चीज को प्रदूषित कर देती है। इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि जातिगत विचारधारा हर युग में भारत में आए शासक वर्गों को अपने शोषण के वैधीकरण का एक बना बनाया, बेहद लचीला और उपयोगी उपकरण देती है। ऐसे में कोई भी शासक वर्ग इसका इस्तेमाल करने से क्यों चुकेगा? यही कारण है कि जाति व्यवस्था पूरे मध्यकालीन भारत में वर्ग शोषण को धार्मिक कर्मकांडीय वैधीकरण देने वाली एक उपयोगी विचारधारा के रूप में बनी रही। अगला एक मेन हेडिंग है, क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपलर इन हिंदी व्हेन यू स्पीक। अगली हेडिंग है आधुनिक भारत में जाति की ऐतिहासिकता और समकालीनता, हिस्टोरिसिटी और कंटेम्पोरेनिटी। एक संक्षिप्त नोट। औपनिवेशिक दौर शुरू होने के साथ जाति व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव आए। इन बदलावों के पीछे जो सबसे प्रमुख कारक है उन्हें कई स्तरों पर देखा जा सकता है। एक स्तर तो जाति व्यवस्था और जाति पदानुक्रम के मौजूदा रूप को ही कुछ बदलावों के साथ एक स्तर तो जाति व्यवस्था और जाति पदानुक्रम के मौजूदा रूप को ही कुछ बदलावों के साथ सुदृढ़ करता है। जो एक बदलाव कॉलोनियल सिस्टम जा रहा है, जैसे कि 1793 का इसमें स्थायी बंदोबस्त के लागू होने ने भूमिहीन दलित जातियों के दमन और उत्पीड़न को एक आधार मुहैया कराया। वहीं रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था ने पहले से ऊपर की ओर गतिमान कृषक जातियों के एक हिस्से को जमीनों का मालिक बनाया। महारवाड़ी ने ग्राम समुदाय के मुखिया को एक प्रकार से, क्योंकि लीगली वो मालिक नहीं था, एक प्रकार से भूमि का नियंत्रण सौंप दिया। अलग अलग इलाकों में मौजूद जातिगत पदानुक्रम और समीकरणों में अंग्रेजों द्वारा लाए गए भूमि सुधार ने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अगर उनसे कुछ हुआ तो यह कि दलित आबादी की स्थिति को भविष्य में भी ढांचागत तौर पर दमित, शोषित और उत्पीड़ित के रूप में रखने का पूरा इंतजाम हो गया। कहीं पर उनका दमन करने वाली पुरानी उच्च जातियां यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां थी, जैसे कि संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बंगाल, और कहीं पर उदीयमान कृषक जातियां जो कि कर्मकांडीय पदानुक्रम में तो शूद्र की स्थिति में थी, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उनकी स्थिति बेहतर हो चुकी। एक दूसरा स्तर जिस पर अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया था वह था एक हद तक उद्योगों के विकास और रेलवे को लाने में उनकी भूमिका। मार्क्स ने कहा था कि रेलवे और उद्योगों के विकास के साथ जाति व्यवस्था में मौजूद आनुवांशिक श्रम विभाजन होता था। इतना लोग मिसकोट करते हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, कहीं नहीं लिखा है मार्क्स ने। उन्होंने सिर्फ एक चीज लिखी है कि कास्ट सिस्टम जो रिजिड लेबर डिवीजन पैदा करता है उसको बड़ा उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग और रेलवे खत्म करेगा, और ये किया नहीं। ये तो एक हद तक किया है रिजिड लेबर डिवीजन, उसकी प्रोसेस कहां शुरू होती है तो आपको कॉलोनियल पीरियड में जाना पड़ेगा। तो ये कहीं नहीं लिखा कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। यह बात मोटे तौर पे सही साबित हुई।
अंग्रेजों द्वारा उद्योगों का विकास बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। 1 महीने में पुराने उद्योग धंधे तबाह हुए थे, जिनको डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के तौर पे इतिहासकारों ने देखा है, और कुछ नए औद्योगिक केंद्र विकसित हुए थे जिनका काम था कच्चा माल आपूर्ति करना। लेकिन कलकत्ता, बंबई, सूरत, अहमदाबाद आदि जैसे औद्योगिक केंद्रों में जो सर्वहारा वर्ग पैदा हुआ, उसके बीच जाहिरा तौर पर रूढ़ आनुवंशिक श्रम विभाजन होना संभव नहीं था, बल्कि उल्टा था। जो शुरुआती, इस बात के जिक्र हमने की पेपर में भी किया है, जो शुरुआती सर्वहारा वर्ग पैदा हुआ उसके प्रोफाइल में मिडिल कास्ट ज्यादा थे। जो सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, इन जगहों पे, जो कोलकाता नहीं सूरत तो कलकत्ता था, बंबई, इन जगहों पे आप अगर देखेंगे कि दलित जातियां अभी फिलहाल जो औद्योगिक सर्वहारा था उसमें मेजर पोर्शन नहीं था दलित जातियों का। मेजर पोर्शन रूरल प्रोलेटारिएट में शुरू से था, अभी भी है, और आज भी अगर देखेंगे तो रूरल इस आंकड़े से एकदम अनुपात साफ हो जाता है। ग्रामीण सर्वहारा का करीब 70-80% अगर आप देखें, ये बहुत सारे अध्ययन है, और चूंकि कास्ट सेंसस छोड़ दिया गया था, दोबारा शुरू करने की बात हो रही है, तो कास्ट किस क्लास में कितनी कास्ट है और कितनी नहीं, इसके बारे में सारे जो सर्वे हैं वो नमूना सर्वेक्षण, वो एक भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन नहीं है, वो अलग अलग नमूनों के सर्वे हैं। लेकिन सभी नमूनों के सर्वों के वेरिएशन को मिला दिया जाए तो 70 से 80% ग्रामीण सर्वहारा निचली जातियों और असत शूद्र जिनको कहा गया उस टाइप की जातियों से आते हैं, दलित जातियों से आते हैं, या फिर जो 4-4 वर्ल्ड डिवीजन से बाहर नहीं है लेकिन शूद्रों के सबसे निम्नतम स्तर है। लेकिन जो औद्योगिक सर्वहारा है उसका कुल दलित जो आबादी है, कुल दलित आबादी करीब 16-17, इसमें एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, 16-17 करोड़ के आसपास बैठती है। और भारत का कुल सर्वहारा आबादी सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 39 करोड़ था 2006 में, 67वां राउंड एनएसएसओ का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप बता सकते हैं कि टोटल प्रोलेटारिएट में मेजॉरिटी नहीं है दलित ये। और अभी हम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी जोड़ दें और अर्ध सर्वहारा आबादी को जोड़ दें तो भारत की कुल आबादी का जो अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी को 20 रुपए प्रतिदिन वाले को अगर हम सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा आबादी को क्लासिफाई करने का एक पैमाना, बहुत एक्यूरेट पैमाना नहीं है, लेकिन अगर एक पैमाना बनाए तो करीबन कितने 77 करोड़ लोग, 77% आबादी जो है वो सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा आबादी की बनती है, 84 करोड़ लोग, और उसमें आप अगर दलित कुल आबादी देखेंगे तो 16-17 करोड़ बनती है। लेकिन रूरल प्रोलेटारिएट का वो मेजर पार्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोलेटारिएट का वो मेजर पार्ट नहीं। ये एकदम स्पष्ट है, ये भी एक गलत अवधारणा है कि पूरे सर्वहारा वर्ग का मेजॉरिटी हो, इसको भी हमने स्पष्ट किया था की पेपर में कि पूरे के पूरे सर्वहारा वर्ग का मेजॉरिटी नहीं है। ये कहना सही होगा कि दलितों का की बहुसंख्यक आबादी सर्वहारा है, लेकिन सर्वहारा वर्ग की बहुसंख्यक आबादी दलित नहीं, जिसको हमने स्पष्ट किया पहले। अच्छी बात है, ये कॉमिक रिलीफ भी आना चाहिए इतना एकेडमिक चाय अगर हो सकती है तो आ रही है जमाई है चाय। ठीक है, दोनों आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्योंकि फिर चौथी पेपर खत्म होगा। लेकिन कलकत्ता, बंबई, सूरत, अहमदाबाद आदि जैसे औद्योगिक केंद्रों में जो सर्वहारा वर्ग पैदा हुआ उसके बीच जाहिरा तौर पर रूढ़ आनुवंशिक श्रम विभाजन होना संभव नहीं था। यह सच है कि सर्वहारा वर्ग के बीच ज्यादातर दलित और निम्न जातियों के लोग थे, लेकिन इन जातियों में स्वयं भी तो एक रूढ़ पेशागत विभाजन हुआ करता था। यह रूढ़ आनुवंशिक श्रम विभाजन टूटने की प्रक्रिया अंग्रेजों के दौर में शुरू हो गई थी। निश्चित तौर पर यह सही तरीके से देश के आजाद होने और यहाँ पूंजीवादी विकास होने के साथ आगे बढ़ी। ये सही तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ है, आगे बढ़ी। सही तरीके से देश के आजाद होने से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब सही तरीके से देश का आजाद क्या होना होता है, कुछ वो होता नहीं है, मतलब ये थोड़ा सही तरीके से बाद में आना चाहिए था कि निश्चित तौर पे यह देश के आजाद होने और यहाँ पूंजीवादी विकास के होने के साथ सही तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इसके बीज औपनिवेशिक काल में पड़ चुके थे। तीसरे स्तर पर ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य ने जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आए। औपनिवेशिक राज्य ने जाति की पूरी अवधारणा को पुनर्निर्मित किया। हम निर्मित नहीं कहेंगे जैसा निकोलस गर्थ ने कहा,
निकोलस डर्क्स और उन्हीं के समान अन्य सबाल्टर्न स्टडीज के अनुसरणकर्ताओं का यह मानना कि जाति औपनिवेशिक राज्य की ओरिएंटलिस्ट निर्मित है, एक प्रकार का आत्मगतवाद हो। कोई भी राज्य ऊपर से इस प्रकार का कोई विभाजन निर्मित नहीं कर सकता अगर उसका कोई इतिहास ही हो। कोई भी निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि ब्रिटिश एथनोग्राफिक राज्य की जातियों को जोड़ने, मतलब काउंट करने, सूचीबद्ध करने, वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने के प्रति जो फेटिश थी, उसने जातियों के बीच के विभाजन और पदानुक्रम को एक बार झकझोरा और फिर नए तरीके से रूढ़ बना दिया। दोनों एलिमेंट मौजूद है, पुराने जाति हायरार्की को झकझोरा और उसको नए तरीके से रिजेक्ट बनाया, झकझोरकर। इस पूरी प्रक्रिया पर अर्जन अप्पादुराई, बर्नार्ड एस्कोम, सूजन बेली और निकोलस डर्क्स जैसे इतिहासकारों ने काफी लिखा है। सूजन बेली, सुमित गुहा और रिचर्ड ईटन द्वारा डर्क्स जैसे लोगों की यह आलोचना सही है कि वे औपनिवेशिक राज्य के साथ देशी कुलीनों, जिसमें कि ब्राह्मण भी शामिल है, के सहयोग को नहीं देख पाते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जाति व्यवस्था के आधुनिक रूप की पुनर्रचना। नहीं सबाल्टर्न इतिहासकार इस बात को समझ पाते हैं कि औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारतीय जनता के दमन के लिए जाति की रचना का सिद्धांत एक प्रकार के षड्यंत्र का सिद्धांत जैसा है, जो कि यह व्याख्या नहीं कर पाता है कि औपनिवेशिक राज्य वास्तव में जो औपनिवेशिक ज्ञान के अभिलेखागारों का निर्माण कर रहा है या उसकी अपनी जरूरत है, यानी बेहतर तरीके से शासन करने की जरूरत। यह पूरी कसरत सांस्कृतिक प्रभुत्व की परियोजना के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे निश्चित राजनीतिक और आर्थिक कारक काम कर रहे थे। डेक्लान क्विगली ने इस पूरे अप्रोच को ठीक ही प्रत्ययवादी कहा। क्विगली कहते हैं कि निकोलस डर्क्स, रोनाल्ड इंडन आदि जैसे लोगों के विचारों का नतीजा यह निकलता है कि जाति एक मानसिक निर्मिति बन जाती है, भाषा का खेल बन जाती है। यह दृष्टिकोण एक प्रकार के साम्राज्यवादी अपराधबोध से पैदा हुई नैतिक क्रूसेड है, जो उन अपराधों के लिए साम्राज्यवाद को जिम्मेदार ठहराती है जो कि साम्राज्यवाद ने किए ही नहीं, कि जाति पैदा करती साम्राज्यवाद में। लेकिन इस सारे मजमे के पीछे इस प्रकार की विचारधाराएं जो करती हैं, वो ये है कि साम्राज्यवाद को और मजबूत बनाती है, क्योंकि साम्राज्यवाद का आज के दौर में सीधा गठबंधन देश के पुनरुत्थानवादी फासीवादी ताकतों के साथ। उनका भी यही तर्क है कि जाति को अंग्रेजों ने पैदा कर दी, जो आजकल के हिंदू रिवाइवलिस्ट बोल रहे हैं। उससे पहले तो हिंदू धर्म में केवल धर्म के आधार पर श्रम विभाजन था, जन्म के आधार पर कर्म के आधार पर श्रम विभाजन था, जन्म के आधार पर। एक बात स्पष्ट है, पूंजीवाद और बड़े पैमाने के उद्योग धंधों के विकास के साथ और साथ ही शहरीकरण के आगे बढ़ने के साथ जाति के दो पहलू समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पहला आनुवांशिक श्रम विभाजन, जो रिजिड हेरिडिटरी लेबर डिवीजन। अब जन्म के आधार पर किसी के कार्य या पेशे को निर्धारित करने के बाद की बात करना दूर की कौड़ी हो गई। बहुत से स्वरोजगार के पेशों में अभी भी जातिगत चरित्र दिखता है, जैसे सफाई कर्मियों के होते हैं, जैसे कि नाई धोबी आदि। लेकिन अब यह रूढ़ श्रम विभाजन नहीं है, ये भी समझना जरूरी, क्योंकि ये बात सच है, जैसे स्टेट के भी बहुत जगह पे हाउस कीपिंग के काम में वाल्मीकि लगते हैं, लेकिन ये वाल्मीकियों को बाध्य नहीं किया जाता, ये एक सोशल कन्वेंशन है। और जो रूलिंग क्लास की विचारधारा होती है, उसकी जो सामाजिक वर्चस्व होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें तो रहेंगी। अभी भी आप पाएंगे कि ब्लैक्स कुछ खास तरह के कामों में अमेरिका में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अब वो रिजिड लेबर डिवीजन, मतलब तो ये इस रूप में इसको समझना जरूरी है कि वो कर सकते हैं, क्या करते हैं इससे अभी नहीं तय हो पाएगा कि रिजिड लेबर डिवीजन टूटा है। इससे तय होगा कि वो क्या कर सकते हैं, और इस प्रकार के कोई फॉर्मल लीगल स्टेट द्वारा पैदा किया गया कंपल्शन उनके ऊपर नहीं है। लेकिन अब यह एक रूढ़ श्रम विभाजन नहीं है जिसे कि लांघा लगा है। दूसरी बात, अब खान पान को लेकर जुड़े पूर्वाग्रह, केमिंसल जो जिनको बोलते हैं, पूर्वाग्रह भी काफी हद तक टूटे हैं, क्योंकि नए किस्म के गांवों में उनका उसी रूप में बने रहना संभव नहीं है, और शहर में तो उनका पूरी तरह टूट जाना अवश्य भावी। हम कह सकते हैं कि जाति की ये दो पंजिकाएं अब इतनी धूमिल हो चुकी हैं कि उन्हें कुछ समय में हम लुप्तप्राय कह सकेंगे, अभी फिलहाल नहीं कह सकते। पूंजीवादी उत्पादन पद्धति और उत्पादन संबंधों के साथ जाति के ये पहलू मेल नहीं खाते, इसलिए पूंजीवाद के साथ उनकी यही नियति थी। हम इसे इरफान हबीब के शब्दों में नहीं कहेंगे कि जाति की आर्थिक और सामाजिक पंजिकाएं धूमिल हो रही, लेकिन यह निश्चित है कि जाति के उपरोक्त दो पहलू समापन की ओर, ये जो दो स्पेसिफिक मतलब
ये जो रिजिड लेबर डिवीजन है और दूसरा ये जो खान पान को लेकर जो पूर्वाग्रह है वे। एक पहलू है जो अभी भी बरकरार है और वो पहलू है सजातीय विवाह की प्रथा, कि अपनी जाति में विवाह करने की प्रथा है। और इसका कारण एकदम ठीक यही है कि इसका पूंजीवादी उत्पादन पद्धति से कोई बैर नहीं है। वास्तव में पूंजीवाद के लिए बेहतर है और मेल खाता है। पूंजीवाद के दौर में पितृसत्ता का भी नए रूप में बरकरार रहने का यही कारण है और ये दोनों कारक एक दूसरे को बल देते हैं, यानी कि पितृसत्ता सजातीय विवाह पर आधारित पूंजीवादी जाति व्यवस्था को और पूंजीवादी जाति व्यवस्था पूंजीवादी पितृसत्ता को। और यहीं पर हम लोग ये कहते हैं कि इसको जाति फ्यूडलिज्म शब्द देकर एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल उस पूरी परिघटना के मुख्य चरित्र को तय कर देता है, उसकी विशेषता को। जाति फ्यूडलिज्म में जाति का पहलू प्रधान हो गया और जाति एक ट्रांस हिस्टोरिकल चीज बन जाएगी। फिर आप उसको एक इतिहास की परिघटना से जाति की परिघटना का कैरेक्टर तय कीजिए, न कि जाति की परिघटना से इतिहास का कैरेक्टर। और ये दोनों ही मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति वर्ग को अपने दमन और शोषण की मशीनरी को चाक चौबंद करने का अवसर देते हैं। पूंजीवाद एक मायने में सभी प्राक पूंजीवादी व्यवस्थाओं से भिन्न होता है। यह अपने शासन का वैधीकरण किसी पारलौकिक सत्ता से नहीं लेता है। यह अपने शासन का वैधीकरण जनता से सिंगल कोर्स में सहमति के रूप में लेता है, कंसेंट। इसी को ग्रामशी ने वर्चस्व का नाम दिया। पूंजीपति वर्ग का शासन प्रत्यक्ष प्रभुत्व डायरेक्ट डोमिनेंस पर आधारित नहीं होता है पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली तो डायरेक्ट डोमिनेंस होता है, पॉलिटिकली इसीलिए सत्ता शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं शासन का, बल्कि वर्चस्व पर आधारित होता है जिसमें पूंजीपति वर्ग अपने शासन के लिए सहमति का निर्माण करता है। ऐसी किसी भी व्यवस्था में जाति की विचारधारा पहले की तरह शासन और शासक वर्ग को वैधीकरण प्रदान करने वाली विचारधारा नहीं हो सकती है, क्योंकि जाति कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन रिलेशन के साथ क्यों ज्यादा इररिलेवेंट हुई पहले से, और अब ज्यादा पॉलिटिकल डिवाइस एक राजनीतिक उपकरण ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग जो शासक वर्ग है वो अपने सत्ता का वैधीकरण किसी डिवाइन पावर से नहीं लेते और इसलिए समाज के भीतर जातिवाद मौजूद रहे और एक हेजेमोनिक मैकेनिज्म का काम करे, ये उनके लिए ठीक है। लेकिन वो अपनी सत्ता के लिए उनके संविधान में यही लिखा होता है कि सब समान है ना। ये अब एक फॉर्मल लीगल पॉलिटिकल एपरेटस के तौर पे मौजूद नहीं है, बल्कि दूसरे एपरेटस के तौर पे मौजूद है जिसका निश्चित तौर पे राजनीतिक चरित्र बनता है। लेकिन ये समाज में नीचे से मौजूद एक ऐसी चीज है जिसको राज्य और शासक वर्ग छेड़ते नहीं है ना, और उसको अपने पॉलिटिकल उपकरण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक मेजर शिफ्ट आता है यहाँ पर, और यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस का एलिमेंट बेहद कमजोर होता है। लेकिन जाति व्यवस्था का प्रश्न केवल नहीं, हाँ वास्तव में कोई भी धार्मिक विचारधारा इस काम को, यानी कि पूंजीपति वर्ग के शासन को वैध ठहराने के काम को नहीं कर सकती है, क्योंकि अब पूरे शासन का वैधीकरण प्रकृति से ही पारलौकिक नहीं रह गया है बल्कि इहलौकिक बन गया है। लेकिन जाति व्यवस्था का प्रश्न केवल राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं। जातिगत मानसिकता और विचारधारा सदियों से भारतीय जनमानस के पोर में बिठाई गई है, अपने तमाम परिवर्तनों के साथ लगातार चेंज होते हुए। जातिगत मानसिकता और विचारधारा का कोर शुद्धता प्रदूषण के आधार पर तय होने वाला पदानुक्रम है, न कि किसी विशिष्ट ऐतिहासिक दौर में प्रभावी कोई विशिष्ट जाति पदानुक्रम। यानी जाति पदानुक्रम का पर्टिकुलरिटी का एस्पेक्ट सेकेंडरी है। अलग अलग उत्पादन पद्धतियों में इसके स्वरूप में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिनको बोला जा सकता है, रूपांतरण घटाते हैं। यह जातिगत विचारधारा सूक्ष्म रूपों में काम करती है और इसके लिए हमेशा शासक वर्गों के आवाहन, उनको इन्वोल्व करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी पूंजीवादी शासक वर्ग अपने शासन का वैधीकरण जातिगत विचारधारा से नहीं ले सकता है, लेकिन यह दो तरीकों से जातिगत विचारधारा का इस्तेमाल कर सकता है। एक, जनता के शोषित मेहनत का हिस्सों को जातिगत आधार पर बांटने में और साथ ही अपने पक्ष में वर्चस्व निर्मित करने के एक उपकरण के रूप में, जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स को आज भारतीय पूंजीवादी राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। पूंजीवादी चुनावों के दौरान इस प्रक्रिया को नंगे तौर पर घटित होते हुए देखा जा सकता है। साथ ही जैसा कि हमने ऊपर बताया, शासक वर्ग के विभिन्न धड़े आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए भी जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर जाति के शासक जनता के खिलाफ एकजुट ही रहते हैं। कृषि में हुए पूंजीवादी विकास में पिछले 50 वर्षों में जातिगत संरचना में कई अहम बदलाव आए। इन बदलावों को मझोली किसान जातियों के उभार में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा,
पंजाब और गुजरात तक ये मान्य परिघटना है। इनमें से अधिकांश मझोली जातियां पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनकी कर्मकांडीय स्थिति शूद्र की है, अभी भी कर्मकांडीय स्थिति शूद्र की है, लेकिन वे अपने अपने इलाके की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से संपन्न दबंग जातियां होती हैं। अन्य सभी जातियां जिनमें कि ब्राह्मण और ठाकुर शामिल हैं, इनके प्रभुत्व के तहत रहते हैं। इन्हें हम कुलक जाति भी कह सकते हैं। जो हमने की पेपर में देखा था कि जो मझोली पेजेंट कास्ट है वो फ्यूडल, उसमें इनका अब फ्यूडल डोमिनेंस पे उनका पहन प्रधान हो गया है। वो अब भी उन पुरानी सवर्ण जातियों का भी है, लेकिन वो ओल्ड कुलक्स में ज्यादा है। जो नई एक कैपिटलिस्ट पेजेंट्री पैदा हुई, जो ने अपनी बात में रखा था कि उसमें जो नई उभरती मझोली किसान जातियां उनके प्रभुत्व का तत्व अब प्रधान बन चुका है। इन्हें हम कुलक जाति भी कह सकते हैं। इस पूरी परिघटना को ग्लोरिया रहेगा, मैक्सिम मैरियट जैसे समाज शास्त्रियों ने सैद्धांतिक तौर पर सूत्रबद्ध करने के विचारणीय प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के एक गांव पहासू का अध्ययन करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, रहेजा बतलाती है कि इस गांव में गुज्जर दबंग जाति के रूप में मौजूद है और अन्य तमाम जातियां उनके इर्द गिर्द हैं। यह रहेजा प्रभुत्वशाली जाति की केंद्रीयता, सेंट्रलिटी ऑफ डोमिनेंट कास्ट का सिद्धांत देती है और बताती है कि अन्य सभी जातियों को गुज्जर जाति दान दक्षिणा देती है, लेकिन कन्यादान को छोड़कर वो स्वयं यानी कि गुज्जर जाति कोई दान नहीं देती। दान देना उसकी उच्च स्थिति का लक्षण। गुज्जरों का अन्य जातियों से सत्ता और शक्ति का संबंध है, लेकिन बाकी जातियों में ऐसा कोई आपसी पदानुक्रम नहीं नजर आता। ये ग्लोरिया रहेजा की स्टडी है। मतलब वो उसको एक पदानुक्रम के तौर पे उस तरीके से जाति को नहीं देख रही है पहासू में। ये एक सैंपल सर्वे इसको भारत पे लागू नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक रियलिटी को दिखा रहा है। ये कई जगहों पर इस तरह की चीजें हुई हैं कि एक सेंट्रल कास्ट उभरी है और बाकी जातियों में जो वो एक वर्ग में जाके फिट हो गई। बाकी जातियां जो वहां की डिपेंडेंट पेजेंट्री है और लैंडलेस लेबर, कैपिटलिस्ट, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट जो लैंडलेस पेजेंट्री है वो यानी रूरल प्रोलेटारिएट और गरीब किसान यानी ग्रामीण सरभारा और अर्ध सरभारा में सब जाके शामिल हो गए बाकी। और गुज्जर जो है उनका पूंजीवादी कुलक फार्मर के तौर पर बना। तो बहुत ही शार्प क्लास डिवीजन है। तो अब रहेजा तो खैर समाजशास्त्री भाषा में लिखेंगी, बेबल के उसमें लिखेंगी, वो सेंट्रलिटी और डोमिनेंट कास्ट बोलती है। लेकिन हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि वर्ग विभाजन ने जातिगत संरचना को किस तरीके से छिन्न भिन्न किया है, उस परंपरागत पदानुक्रम को, ये हम इस तरह की स्टडीज में देख सकते हैं। एक और परिघटना है जिस पर हम पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के प्रभावी होने के नतीजे के तौर पर गौर कर सकते हैं। यह दान दक्षिणा पर जीने वाले ब्राह्मणों की स्थिति में आई गिरावट, जो सबसे उच्च माने जाते थे पहले। ब्राह्मणों के सबसे वांछित होता आदर्श ब्राह्मण वो था जो भिक्षा ग्रहण करके भिक्षा को देता था, वो आदर्श ब्राह्मण था। हिंदुइज्म का उल्टा ही तो यह दान दक्षिणा ये बहुत खराब रूपक है, लेकिन मैं इसको एकदम मजाक में यूज कर रहा हूं। कई जगहों पर तो यह दलितों जैसी हो गई है ब्राह्मणों की। हमारे विचार में इसका कारण ये है और इसके कारण पे गौर करना जरूरी है। और ये एक तौर पे हम लोग मौलिक तौर पे कह रहे हैं, ये किसी इतिहासकार ने भी नहीं कहा है। मतलब हमारे विचार में इसका कारण ये है कि एक पूंजीवादी समाज में विनिमय ही प्रतिष्ठित होता है, या फिर बराबरी की हैसियत रखने वालों में दिया जाने वाले उपहार। जैसे बराबरी की हैसियत वाले लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, और गिफ्ट भी एक्सचेंज होते हैं। शादियों में आप देखिए, बर्थडे में देखिए नोट होता है कि किस परिवार ने कौन सा गिफ्ट दिया था, उससे बड़ा गिफ्ट उसको अगले उसमें देना होता है। तो ये वाला मामला काम करना है पूरा। तो गिफ्ट भी बेसिकली एक एक्सचेंज का वो है, और ये कई समाजशास्त्रियों ने दिखाया भी है। बुर्जुआ सोसाइटी में गिफ्ट भी एक्सचेंज का एक फॉर्म होता है, एक्सचेंज रिलेशन का। तो जिस समाज में विनिमय संबंध सर्वोत्कृष्ट माने गए और उनको दैवीय महिमा प्रदान करती गई, लेन देन पूंजीवाद का बुनियादी नियम, कमोडिटी रिलेशन, उस समाज में दान दक्षिणा लेने वाला सबसे नीचे तो चला ही जाए। इसलिए मंगन ब्राह्मणों की वो स्थिति हो गई। हमारे विचार में इसका कारण यह है कि पूंजीवादी समाज में विनिमय ही प्रतिष्ठित होता है, या फिर बराबरी की हैसियत रखने वालों में दिए जाने वाले उपहार। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वह भी एक प्रकार का विनिमय ही है। पूंजीवादी सामाजिक संरचना के उदय के साथ दान दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मणों की स्थिति भौतिक और कर्मकांडीय तौर पर नीचे जाना सामान्य है और समझा जा सकता है।
अंत में जब भाइयों का दौर खत्म होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, ऐसी तमाम परिघटनाएं गिनाई जा सकती हैं जो कि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के आने के साथ जाति व्यवस्था में पैदा हुई। निश्चित तौर पर पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेगी अपने आप, मतलब यह उसे सजातीय विवाह के तौर पर संपत्ति की निरंतरता प्रदान करती है और साथ ही उसे एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण देती है जिससे कि मेहनतकश आम जनता को बांटा जा सके। यह बात पहले ही थोड़ा एक्सप्लेन होनी चाहिए थी कि सजातीय विवाह को पूंजीवाद क्यों बचाता है। जैसे क्लासिकीय बुर्जुआ विचारधारा ने बुर्जुआ संपत्ति को पवित्र बनाया, जो मार्क्स ने लिखा कि बुर्जुआ संपत्ति पवित्र बना दी गई, और एंडोडेमी ने तो उसको और भी पवित्र बना दिया क्योंकि क्लैन में सुरक्षित रही ना, या कास्ट में सुरक्षित रही प्रॉपर्टी, और ओवरऑल उस कास्ट के प्रभुत्व को सुरक्षित किया। तो बुर्जुआ संपत्ति को जितना पवित्र बुर्जुआ विचारधारा ने बनाया, उसको उसने और ज्यादा मदद कर दी जातिगत विचारधारा ने और सजातीय विवाह के विचारधारा ने। इसलिए प्रिसाइसली इसीलिए पूंजीवाद में और सजातीय विवाह का जो जातिगत तत्व है इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसलिए पूंजीवाद ने प्रेम से उसको गले लगाया जाति व्यवस्था को, जातिवाद को। और दूसरा कारण ऑब्वियसली इसका राजनीतिक इस्तेमाल। पूंजीवादी विकास और एक विशाल सर्वहारा वर्ग के उदय के साथ वर्ग और जाति के करेस्पॉन्डेंस में अंतर का पहलू अब बहुत बढ़ चुका है। यह करेस्पॉन्डेंस गहरे अध्ययन से ही दृष्टिगोचर होता है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में भूमिहीन किसानों के वर्ग और जाति में यह करेस्पॉन्डेंस थोड़ा ज्यादा मजबूती से नजर आता है क्योंकि लैंडलेस लेबर का बड़ा हिस्सा अभी भी दलित है, वहां पर ये करेस्पॉन्डेंस या सापेक्षिक अतिच्छादन ज्यादा नजर आता है। लेकिन पूरे सर्वहारा वर्ग में अन्य पिछड़ी जातियों और मझोली जातियों की आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ी, अगर हम सिर्फ रूरल प्रोलेटारिएट नहीं बल्कि पूरे प्रोलेटारिएट की बात कर रहे हैं। लेकिन जाति और वर्ग के बीच के करेस्पॉन्डेंस के कमजोर होने से पूंजीवाद को जातिवादी विचारधारा के इस्तेमाल का एक अवसर भी मिलता है, जहां एक और स्वतः स्फूर्त तरीके से मजदूर वर्ग में जाति के बंधन टूटने की स्थितियां पैदा होती हैं, वहीं शासक वर्गों को यह मौका भी मिलता है कि सर्वहारा वर्ग को जाति के आधार पर बांटा जा सके। अगर यह अंतर छोटा होता और सर्वहारा वर्ग का 80 या 90% हिस्सा दलित आबादी से आता तो इससे उसे बांटने के लिए जातिवादी विचारधारा के इस्तेमाल की गुंजाइश बहुत कम होती। यह भी पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे अगर पूरे सर्वहारा आबादी का 80 या 90% दलित होता तो पूंजीपति वर्ग कभी जातिवादी विचारधारा का मेहनतकश वर्ग को बांटने में उस तरीके से इस्तेमाल उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकता। आज पूरे सर्वहारा वर्ग का प्रोफाइल इतना हेटेरोजीनियस है, इतना वैविध्यपूर्ण है कि जातिवादी विचारधारा के इस्तेमाल की इसी से जरूरत पैदा होती है। मतलब इसको द्वंद्वादी तरीके से ही समझा जा सकता है तो कि इसी से ही तो जाति व्यवस्था जातिवादी विचारधारा प्रासंगिक बन जाती है। और विचारधारा इस रूप में मार्क्स ने बिल्कुल सही परिभाषित किया था कि यथार्थ का एक विकृत रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसीलिए मार्क्सिज्म ने अपने आप को एक क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजी के तौर पर पेश किया था, क्योंकि वो शासक वर्गों को छद्म चेतना निर्माण का एक उपकरण देती है। इसलिए सजातीय विवाह के जरिए पवित्र बुर्जुआ संपत्ति की निरंतरता को बनाए रखने और सर्वहारा वर्ग को बांटने का एक मजबूत औजार जातिगत विचारधारा पूंजीवाद को दे रही है। ऐसे में पूंजीवाद से जाति व्यवस्था को खत्म करने की उम्मीद करना मूर्खता हो, लेकिन यह समझना भी अनिवार्य है कि जाति व्यवस्था अपने उद्गम से लेकर आज तक एक जैसी नहीं रही। वह सतत परिवर्तनशील रही है और इस परिवर्तन के पीछे मूल कारक बदलते उत्पादन पद्धति और वर्ग अंतर्विरोध है। यह भी स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था का जन्म वर्ग, राज्य और पितृसत्ता के साथ अस्तित्व में आया है और उनके वैधीकरण का उपकरण है। ऐसे में वर्ग, राज्य और पितृसत्ता के किसी भी रूप में मौजूदगी पर जातिगत अंतर्विरोध, विचारधारा और मानसिकता की मौजूदगी भी बनी रही। एक वर्ग विहीन समाज की लड़ाई ही एक जाति विहीन समाज की लड़ाई हो सकती है। इसका अर्थ निश्चित तौर पर यह नहीं है कि एक वर्ग विहीन समाज की लड़ाई के पूरे होने तक जाति के प्रश्न को कानून के नीचे खिसका दिया जाए। इसका अर्थ तो उल्टे ये है कि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष में सर्वहारा वर्ग को आज से ही उन सभी विचारधाराओं के खिलाफ, पहचानों के खिलाफ संघर्ष करना होगा जो उसे तोड़ता है, बांटता है और उसके प्रतिरोध को विघटित करता है। जाति और जातिवाद के खिलाफ निरंतर अनथक प्रचार के बिना सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित नहीं हो सकता और सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी सत्ता की स्थापना और एक वर्ग विहीन साम्यवादी समाज की ओर आगे बढ़े बगैर जाति और जातिवाद का नाश नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर
जाति पर लिखे गए इतिहास का यह कोई व्यापक और पूर्ण ब्यौरा नहीं था जो हमने ऊपर किया, और न ही एक आलेख में से ऐसी उम्मीद करना जायज हो। ऐतिहासिक तथ्यों को पेश करने से ज्यादा हमारा मकसद यह था कि जाति वर्ण व्यवस्था के हर प्रकार के परकीय कर्म, चाहे वह उत्तर आधुनिकतावादियों, प्राच्यवादियों आदि द्वारा किया जाता हो, राज्य सत्ता द्वारा किया जाता हो, या फिर धार्मिक प्राधिकार द्वारा किया जाता हो, या फिर स्वयं जाति के आधार पर अस्मितावादी राजनीति करने वालों द्वारा किया जाता हो, उसके हर प्रकार के वेलोराइजेशन, मतलब उसके महिमा मंडन उसका सबसे करीब का शब्द बनता है वेलोराइजेशन का, उसके हर प्रकार के आदर्शीकरण, अतिमूलकरण, एसेंशियलाइजेशन और नैसर्गिकीकरण, नेचुरलाइजेशन को खारिज किया जाए। जाति व्यवस्था को उसकी ऐतिहासिकता और गतिमानता में समझा जाए। इस ऐतिहासिकता और गतिमानता के मूल चरित्र को समझा जाए, यानी कि उत्पादन संबंधों, उत्पादन पद्धतियों और वर्ग अंतर्विरोधों की गतिकी को समझा जाए, और यह समझा जाए कि यदि वर्ण जाति व्यवस्था कुछ हजार साल के उद्भव और विकास में अपने सामाजिक आर्थिक संदर्भ या परिवेश से निर्धारित होते हुए यहाँ तक पहुंची है, तो आगे भी ऐसा ही हो। यह कहना कि जाति सब कुछ निर्धारित करती है उतना ही बड़ा अपचयनवाद होगा जितना कि यह कहना कि आर्थिक कारक ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भारत में भैया वर्ग की बात मत करो, यहाँ तो सब कुछ जाति से ही तय हो जाता है। और मार्क्स और एंगल्स ने सामाजिक परिघटना के चरित्र निर्धारण में ऐसे हर प्रकार के निर्धारणवाद को खारिज किया है और एक द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धति की वकालत की है। अगर यह समझा जाए कि जाति वर्ण व्यवस्था का एक आदि है और तो उसके अंत की परियोजनाओं पर भी ज्यादा अर्थपूर्ण ढंग से सोचा जा सकता है। बिना इसे इसकी ऐतिहासिकता में समझे या तो हम पराजयवाद या निराशावाद के शिकार हो सकते हैं, या फिर एक छद्म आशावाद के, जो कि हमेशा ही निराशावाद से ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे इस आलेख का यही मकसद था कि जाति व्यवस्था की एक ऐतिहासिक समझदारी को विनम्रता पूर्वक आपके बीच पेश किया जाए, आपके सामने पेश किया जाए, और अगर हम एक धुंधली तस्वीर भी पेश कर पाए तो हम अपने आप को सफल मानेंगे।